वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी जो चैप्टर है उसका हम लोग आज करेंगे एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन। क्या करेंगे? एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। आप देखोगे पेज नंबर 115 पर एक क्वेश्चन है और वो कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, एक फिगर भी बना के दिया गया है 115 पेज पर। केवल एक एनसीईआरटी में एक ही आपके पास इंटेक्स प्रॉब्लम है। इस वीडियो लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सारे इंटेक्स प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है जो कि पेज नंबर 115 पे है। आप फिगर भी देखोगे और फिगर के साथ क्वेश्चन को भी रीड करोगे। क्वेश्चन को रीड करके आप ये फाइंड आउट करो पहले कि क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो आपको थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ा सा आइडिया मिल गया। फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। तो आपने बच्चों लिख लिया फोर्स कितना। फोर्स का सिंबल होता है F। क्या होता है? F। तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। द डिस्प्लेसमेंट इज से, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर है। ये जो दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो ये दिया गया फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया? डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है S इज इक्वल टू 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया और फोर्स मिल गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तब आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाना है। यहां देखिए बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम करता है तब डिस्प्लेसमेंट होता है। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, इस केस में वर्क डन कितना होगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से, इस जगह से डिस्प्लेस होकर के यहां पहुंच गया। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना हो गया? S इज इक्वल टू 8 मीटर हो गया और F इज इक्वल टू 7 न्यूटन लग गया। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तब फॉर्मूला वर्क डन का होता है W इक्वल टू FS। क्या होता है? W इक्वल टू FS। F की वैल्यू बच्चों यहां पे 7 है और S की वैल्यू है 8। तो रिजल्ट कितना आया? 56 जूल। जूल क्या है? ये यूनिट है किसकी? वर्क की यूनिट होती है जूल। तो ये बच्चों आपके पास पहला रिजल्ट था। फर्स्ट इंटेक्स प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 115 पे है और उसका ये आंसर है। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड पेज पे चलेंगे 116 पर। पेज नंबर 116 पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए गए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क कब होता है। वर्क इज डन किस कंडीशन पे होता है, वो कंडीशन आपको लिखनी है। तो आपने अभी डेफिनेशन सुनी थी। क्या सुनी है? कि जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगे, पहले क्वेश्चन में यही बात की गई थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब वर्क हो गया। तो वही चीज यहां पर लिखनी है आपको। क्या लिखना है? सॉल्यूशन वर्क इज डन। क्या होगा? वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क is said to be done कब होगा? when force act on object या body, when force act on object and object get displaced in the direction of force applied। अगर फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तब बोलते हैं कि वर्क हो गया। इसी रीजन को आपको देना होता है। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। सिंपल सा आंसर। राइट द
एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला होता है बच्चों, किसका चाहिए, वर्क डन का, और कब लिखना है वो भी पूछा गया है। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा आंसर है क्या, W इज इक्वल टू एफ एस। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम करे या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो तब आपको W इज इक्वल टू एफ एस ही लिखना होता है, तो इतना लिख देंगे। अब पूछा जा रहा है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, बहुत सिंपल है, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, W इज इक्वल टू होता है, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। तो बच्चों देखो W इज इक्वल टू एफ एस हुआ। अब इस जगह पर W की वैल्यू 1 जूल कब आएगी, जब F की वैल्यू भी 1 रखो और S की वैल्यू भी 1 रखो। तो देखो यहाँ रखोगे तो क्या, अगर ये 1 रखो और S की वैल्यू भी 1 रखो तब आंसर आएगा 1 और इसको लिखा जाएगा 1 जूल। मतलब वर्क डन 1 जूल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तब आप बोलोगे कि वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। तो यहां देखो लिखने जा रहा हूं मैं क्या, वर्क यहां लिखूंगा मैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल of work is said to be done, कब होगा, 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done if या when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 न्यूटन फोर्स या 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 न्यूटन फोर्स applied on an object and object get displaced 1 meter in the direction of force applied, फिर से सुनना, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, आप कब बोलते हो कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, हो गया 1 जूल ऑफ वर्क, हो गया कब, 1 जूल ऑफ वर्क हो गया कब, when 1 न्यूटन फोर्स applied on an object get displaced 1 meter in the direction of force applied। अगर फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो किसी ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट कहां जाए, 1 मीटर चला जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब आप बोलते हो कि वो वर्क जो होगा वो 1 न्यूटन का फोर्स, वो 1 न्यूटन का वर्क डन आने वाला है बच्चों। तो इस तरह से 1 न्यूटन आ जाएगा, वो 1 जूल वर्क आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ, यहाँ पे बुलक लिखा है, तो ये जो बुलक होता है ना, पेयर ऑफ बुलक, बैल का जोड़ा है, बैलों का जोड़ा है, जो बैलों का जोड़ा है वो क्या करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स कितना, 140 न्यूटन। आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां लिखा है पेयर ऑफ बुलक। अब बुलक क्या होता है, बैल होते हैं, तो बैलों का जो जोड़ा है जो पेयर में है वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं फोर्स, कितना फोर्स, 140 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूं फोर्स कितना है, फोर्स F इज इक्वल टू 140 न्यूटन लिख सकता हूं, ठीक है। ऑन प्लग, क्या करने के लिए, प्लग करने के लिए, जुताई करने के लिए, ठीक है। द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर, और जो फील्ड है, फील्ड की जुताई कितनी होती है, वो होती है 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो है 15 मीटर, हो गया। अब देखो क्या पूछा गया, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ दिस फील्ड, इतने मीटर, 15 मीटर जो फील्ड है उसको
उसकी जुताई करने के लिए बैलों के जोड़े के द्वारा। ठीक है, अब बैल क्या करेंगे, हल होगा और जो बैलों का जोड़ा है वो क्या करेगा, वो उस हल को खींचेगा। और कितना खींचना है, 15 मीटर। तो 15 मीटर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जो होता है W होता है, W इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो एफ एस देखो क्या आएगा, यहाँ पर जो ये आएगा S, तो यहाँ F की वैल्यू कितनी है 140 और S की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 15 0 0 हो जाएगा और 15 से 4 को मल्टीप्लाई कर दें कितना आता है, 15 4 जा 60 होता है। कितना, 60 का 0 आ जाएगा और 15 1 जा 15 6 21, ये आ जाएगा 2100 जूल आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ से मिल जाता है, कितना आएगा 2100 जूल आंसर यहाँ से मिल जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो एनटेक्स प्रॉब्लम उनकी बात करते हैं। पेज नंबर 119 पे देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपली आपको डिफाइन करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो क्या होता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है। किसकी वजह से आई, मोशन की वजह से आई। जब वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो उसको या तो डिस्प्लेस कर देता है। अगर आपने किसी स्टोन को थ्रो किया किसी विंडो पर, ग्लास विंडो पर, तो उस विंडो का जो ग्लास है वो टूट रहा है, चटक जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्रैकनेस आ जाती है। तो ये क्यों आई, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और थ्रो करने पर उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ गई। उस एनर्जी की वजह से जब वो हिट करता है ग्लास विंडो को तो ग्लास में क्रैकनेस आती है। तो कैसे डिफाइन करना है इसको, यहां लिखोगे आप सॉल्यूशन में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो एनर्जी पजेस बाई क्या होता है, एनर्जी पजेस बाई बॉडी या ऑब्जेक्ट, एनर्जी पजेस बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच, क्या होता है, बाई वर्च्यू ऑफ विच, एनर्जी पजेस बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच, बाई वर्च्यू ऑफ विच, बाई वर्च्यू ऑफ विच, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। तो ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसी को बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है KE। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पजेस बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच ड्यू टू इट्स मोशन। अगर यही पोटेंशियल एनर्जी होता तो क्या लिखते, ड्यू टू इट्स पोजीशन लिख देते। क्या लिखते, अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो ड्यू टू पोजीशन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेन होता है। काइनेटिक एनर्जी है तो ड्यू टू मोशन होता है, ड्यू टू इट्स मोशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये होती है K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि m क्या चीज़ है। m क्या है, m होता है मास। किसका होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, v क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये दो चीज़ें दी हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। जो वर्क की यूनिट होती है वही
काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट होती है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास नहीं दिया गया लेकिन मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो दे दिया गया है, और उसकी एनर्जी दे दी गई है। तो दो चीजें दी गई हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन बच्चों, आपको ये दिया गया है वेलोसिटी दी गई है। सॉल्यूशन क्या है, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी मतलब v पता है 5 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी पता है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ये। काइनेटिक एनर्जी k दे दी गई, k कितनी दी गई है 25 जूल दे दी गई है। ठीक है, मास नहीं दिया है तो मास पहले आप निकालो, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले मास निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ से देखो अप्लाई करो, k की वैल्यू 25, हाफ m और v की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 इज इक्वल टू कितना आएगा m/2, और यहाँ आएगा 25। इस 25 को इसके नीचे लिख दोगे तो क्या मिलेगा, इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 25 m आ जाएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना मिलेगा 50/25। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 kg आ जाएगा। मतलब आपको ये मिल गया यहाँ से, क्या यहाँ से ये मिल गया m की वैल्यू कितनी आ गई 2 kg आ गई है। ठीक, ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, केस फर्स्ट। क्या है हमारे पास केस फर्स्ट है। क्या है केस फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वेलोसिटी डबल कर दी जाए। क्या कर दी जाए, डबल कर दिया जाए, जो वेलोसिटी दी हो उसको डबल कर दो, वेलोसिटी डबल, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कर दो, क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो। 2 टाइम्स का मतलब वेलोसिटी पहले कितनी थी 5 थी, अभी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × 5, तो मतलब वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बता दो, क्योंकि मास तो आपको पता हो गया है। k इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इज इक्वल टू आएगा हाफ mv² आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1/2, m की वैल्यू कितनी है 2 आई है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है ये, इसके बाद ये है, यहाँ से क्या आएगा, v की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, 100 जूल आंसर आ जाएगा। कब, जब वेलोसिटी डबल कर दोगे तब काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगी। इसी में एक केस और पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइप्स। तो क्या आ जाएगा, केस नंबर सेकंड देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कब, जब वेलोसिटी कर दो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 3 × 5, क्योंकि वेलोसिटी तो 5 थी, तो 5 से करोगे तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए 1/2 mv²। 1/2 मास आपको दिया गया है 2, क्योंकि आपने निकाला है, यहाँ रख दिया, और वेलोसिटी की वैल्यू देखो 15 है, 15 आएगी 3 टाइम्स करने पर, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 × 15 होगा, तो 15 कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 5, ये आ जाएगा जूल, कितना आ जाएगा 225 जूल आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाती है। तो ये बच्चों पेज नंबर 119 पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। बस इसके बाद पावर से रिलेटेड जो इंटेक्स प्रॉब्लम है उनको डील कर लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पेज नंबर 123 पर 4 क्वेश्चंस हैं जो पावर से रिलेटेड हैं। तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। इन सिंपल वे आप ये कह सकते हो कि कैसे किसी की पावर को डिसाइड करते हो। अगर कोई 2 पर्सन हो और उन दोनों में एक काम तेज कर रहा हो उतने टाइम पर और दूसरा काम स्लो कर रहा हो, तो आप बोलते हो ना जो जल्दी कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है। तो ज़्यादा पावर को कैसे डिसाइड करते हो कि
कौन कितना काम कर रहा है सेम टाइम में। अगर दो बंदे हैं, दोनों में सेम टाइम में 5 मिनट में कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, तभी तो आप कहते हो किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है काम। यहाँ क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या बोलते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को डिफाइन करना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहां पर हम पर्सन की बात नहीं करेंगे, किसी मशीन की बात करेंगे, किसी एजेंट की बात करेंगे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई मशीन, बाय द मशीन इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या हो गई, पावर हो गई रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर को लिखते हो P से, W/T होता है। तो पावर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। पावर की जो यूनिट है, एक यूनिट होती है जूल पर सेकंड, क्या होती है, यूनिट। मैं लिख देता हूं, यूनिट क्या होता है, यूनिट। एक यूनिट होती है जूल पर सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड ना कह करके आप क्या कहोगे, आप वाट कहोगे। क्या कहोगे, पावर की जो फेमस यूनिट है वो क्या है, वाट। यहीं पर एक चीज और जान लीजिए कि जो 1 वाट होता है, क्या होता है, 1 वाट। 1 वाट को क्या लिखते हो, 1 जूल पर सेकंड लिखते हो, 1 सेकंड लिखते हो। अगर 1 जूल अपॉन 1 सेकंड कर दिया जाए तो 1 वाट आपको मिल जाता है। एक चीज और यहीं पर एक चीज जाननी है आपको, 1 HP क्या होता है। HP का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, इसको आप लिखते हो बच्चों, 1 हॉर्स पावर होता है। तो हॉर्स पावर को लिख दीजिए, कितना आएगा, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर याद रखना है कितना, 746, क्या होता है, 746 वाट होता है। वाट में W लिख दीजिए, चल जाएगा। तो 1 HP कितना होता है, 746 वाट। ये 11 तक आपको काम आने वाला है। 1 वाट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है। ये होता है वर्क, ये होता है टाइम। और यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड या वाट होती है। सीजीएस में भी यूनिट होती है, जिसको आप बोलते हो क्या, जैसे जूल पर सेकेंड है, सीजीएस में लिखोगे तो क्या आएगा, जो ये यूनिट है वो किस में है, ये SI में है। ये कौन सी यूनिट है, SI में यूनिट आती है। ठीक है, सीजीएस में अगर लिखना होगा तो अर्ग पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्ग पर सेकेंड आएगा। लेकिन अभी उस पर ज़्यादा माइंड मत करिए, चाहो तो लिख लीजिए। क्या होता है, अर्ग पर सेकेंड आता है। कितना आएगा, अर्ग पर सेकेंड आएगा। तो अर्ग पर सेकेंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अर्ग पर सेकेंड। लेकिन अर्ग पर सेकेंड लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप जब जूल को चेंज करते हो किसमें, सीजीएस में, तो क्या होता है, 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। तो ये किसमें यूनिट है, ये है सीजीएस में है। मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली, इतना आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है, केवल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक सिर्फ लिखना है, इतना आप काम करोगे। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करना है पावर को। तो पावर क्या आएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन। क्या होता है, मशीन लिखिए या एजेंट लिखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन, बाय द मशीन या बाय मशीन इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को बच्चों P से लिखते हो। क्या लिखते हो, P से। तो P इज इक्वल टू W/T होता है। तो जो W है वो क्या है, वर्क है। W क्या है, W होता है वर्क और T होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है यूनिट, यूनिट होती है वाट। क्या यूनिट याद रखोगे, यूनिट याद रखोगे वाट होता है। क्या होता है, वाट। अब बात करनी है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर क्या होती है। 1 वाट ऑफ पावर को कैसे डिफाइन करोगे, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से बनाओगे। 1 वाट जो होता है ना, 1 वाट, वाट को आप W लिखते हो। क्या लिखते हो, W। अब W वर्क नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। W ना लिख करके आप अच्छा है कि पूरा लिख दीजिए वाट, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1 वाट जो आएगा वो 1 वाट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है।
क्या होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है। अगर कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल काम करे, कितना, कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 ही जूल काम करे तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वाट होगी। इफ, तो क्या लिखोगे, पावर ऑफ मशीन विल बी 1 वाट व्हेन पावर ऑफ मशीन is said to be 1 watt। कब कहोगे said to be 1 watt when machine doing work of 1 joule in 1 second। अगर कोई मशीन डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, तभी आप बोलोगे कि पावर उसकी 1 वाट होगी। समझ में बात आई? यहां देखो, एक लैंप है जो कंज्यूम करती है कितनी एनर्जी, 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है कितने टाइम पे, इतने टाइम पे 10 सेकेंड में। तो उसकी पावर बतानी है। तो देखो, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क के टर्म में भी होता है और एनर्जी के टर्म में भी होता है। कैसे लिखोगे आप इसको, पावर किसकी, पावर ऑफ लैंप है। तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी भी लिखा जा सकता है, इसी को आप E/T भी ले सकते हो। वर्क एनर्जी ही तो होती है, तो एनर्जी अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहां एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1000 जूल है और टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो 0 0 कैंसिल कर दो, कितना आंसर आया 100 वाट। क्यों? क्योंकि पावर पूछी गई तो पावर की यूनिट लिखोगे, जो पूछा जा रहा है लास्ट में उसी की यूनिट लिखना होता है। लास्ट में एक चीज और आपसे पूछी जा रही है, डिफाइन एवरेज पावर। क्या होता है एवरेज पावर? तो जो एवरेज पावर बच्चों है वो क्या होता है, एवरेज पावर जो होता है उसको लिखते हो टोटल वर्क डन। क्या लिखते हो, टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होता है। इसका मतलब क्या आया, जो एवरेज पावर है वो क्या है, एवरेज पावर है वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, हेंस यहां लिखा जाएगा सॉल्यूशन में, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। क्या बोलते हैं, एवरेज पावर बोला जाता है इसको बोलते हैं एवरेज पावर। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखना, फिर ये फॉर्मूला लिखना। तो इस तरह से बच्चों आपकी वर्क और जो एनर्जी चैप्टर है उससे रिलेटेड जो इंटेक्स प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे फेयर तरीके से फेयरली नोट कर लीजिए।